आइए ध्यान से सुनते हैं। जैसा कि हमने अभी सीखा कुछ समय पहले, ठीक है, भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त में जो हमारा परसेंटेज था, जमींदारों कहा गया कि तुम 10% लोगे और हमें 90% दे दोगे। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से हम आप जानते हैं हमारे आपके देश में शोषण की नीति प्रारंभ हो चुकी। किसके नेतृत्व में? जमींदारों के नेतृत्व में। किसके अधीन? अंग्रेजों के अधीन, है ना। यह व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है उसका नाम है सर जॉन शोर। कौन? सर जॉन शोर। सर जॉन शोर में तुमको कुछ भी नहीं याद रखना, खाली एक चीज याद रखना, प्रेस कहे तो जो हमारे आपके न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध लगाने वाला व्यक्ति कौन था? न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध लगाने वाला सर आंसर याद रखेंगे जॉन शोर। कौन था? जॉन शोर। समझ पा रहे? जो हमारे जैसे आपके दैनिक जागरण, हिंदुस्तान द प्रेस, जो द न्यूज इंडिया सब चलते हैं, चैनल चलते हैं ना, मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसको प्रिंट मीडिया कहते हैं, न्यूज़पेपर वाले को। भैया जो प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर आदि, इन पर सब पर किसने प्रतिबंध लगाया? आंसर होगा सर जॉन शोर ने। ठीक, तो जरा सोचो, अगर आप जो है पेपर के निर्माता हो, अगर आपके पेपर पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा क्या? है ना। तो जब प्रतिबंध लगा दिया, जैसा कि आप देखते हैं 93 से लेकर के 98 तक रहा, 5 साल में बड़ा बढ़िया यही काम किया है। प्रतिबंध लगाया अपना नाम करने के लिए, सुरा पागल, ठीक है। प्रतिबंध लगा दिया, पूरे देश में खलबली मच गई, अर्थात पूरे देश में जो है शोर मचने लगे। क्या होने लगे? इसके खिलाफ शोर मचने लगे। समझ पा रहे हैं? तो याद रखना, इस पूरा शोर मचा के चला गया कौन? जॉन शोर। ठीक है, तो याद रखना। ठीक, पेपर पर, न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध किसने लगाया? जॉन शोर। ठीक है, समझ पाए? ये इंपॉर्टेंट है। प्रेस जो है, प्रेस यानी पेपर पर, न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध किसने लगाया? आंसर होगा सर जॉन शोर। ठीक, ये इसकी महत्वपूर्ण नीति ये है, इसे हस्तक्षेप की नीति कहते हैं। जैसे जरा सोचो, आप लिख रहे हो, है ना, लिख रहे हो और बिचौड़ा कोच दे पीछे से, तो क्या होगा? ये हस्तक्षेप होगा ना, किसमें? आपके कार्य करने में होगा ना। तो इसे क्या कहेंगे? तो हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? महत्वपूर्ण सवाल है, उससे हम कहेंगे, ध्यान समझिएगा, सर जॉन शोर। जॉन शोर को हस्तक्षेप की नीति अपनाने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति कहा जाता है। इसके समय में सन 1795 में एक खारदा का युद्ध हुआ था मराठा और निजाम के मध्य। ठीक, मराठा और निजामों के मध्य। ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इतना याद रखना पेपर के लिए बस। ठीक है, हस्तक्षेप नीति कौन? सर जॉन शोर। ठीक है, न्यूज़पेपर प्रतिबंध कौन? जॉन शोर। अच्छा, अभी हटाया भी जाएगा, अभी देखना बात। इसके बाद बनता है जिसे कहते हैं अस्थायी गवर्नर बनता है, उसका नाम, क्योंकि जब प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसके खिलाफ खूब आवाज उठने लगी, तो इस प्रकार से छोड़ छाड़ गद्दी भाग गया। कहा? इंग्लैंड कहीं सब जाते हैं, बाकी हम नहीं थाम पाएंगे। समझ पा रहे हो? चला गया। उसके बाद अस्थायी गवर्नर बनाया गया था, गवर्नर जनरल, उसका नाम था सर अलर्ड क्लार्क। अच्छा, इनका कोई मतलब नहीं। अगला महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाया गया, उसे बनाया गया लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि अभी आपने महत्वपूर्ण व्यक्ति पढ़ा, सबसे पहला पढ़ा था वारेन हेस्टिंग्स, पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट था। दूसरा कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो था। तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति पढ़ने जा रहे हैं आप, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली को हम सहायक संधि का जनक कहेंगे। क्या कहेंगे? सहायक संधि का जनक कहेंगे। कैसे कहेंगे? सहायक संधि का जनक। कोई समस्या? अभी देखो हम बता दें, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला। तो प्रेस पर प्रतिबंध समझ गए? आगे ध्यान देखें, लॉर्ड वेलेजली, कुछ बातें इस पर लिखिए तो बताएं। तो लॉर्ड वेलेजली का समय काल क्या रहता है? तो लॉर्ड वेलेजली का जो है शासन काल है, ये 1728 से लेकर के 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक इसका समय रहता है। ठीक है, 1805 ईस्वी तक। देखते हैं, लॉर्ड, क्या नाम इसका? लॉर्ड वेलेजली, है ना, लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ई गंधैला जब आता है तो अपना कहता है बंगाल के शेर। ठीक, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। तो इसने स्वयं को क्या कहा? बंगाल का शेर कहा। तो कौन सा ऐसा बंगाल का गवर्नर जनरल है जो स्वयं को बंगाल का शेर कहता है? होगा, और शिवाजी होते तो थोड़ा चिहुआ बन जाता है ही नहीं। तो याद रखे रहेंगे, इसे क्या कहते हैं? बंगाल का शेर कहते हैं, बंगाल का शेर। याद रखे रहेंगे, किस गवर्नर जनरल, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा? आंसर आपका याद रहेगा, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? सहायक संधि।
सहायक संधि की नीति अपनाई। याद रखे रहेंगे, सहायक संधि की नीति अपनाई। सहायक संधि की नीति अपनाई, याद रखे रहेंगे। ये जो सहायक संधि, इसको समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए यूक्रेन और भारत, यूक्रेन रूस के बीच में यही मचा हुआ है, समझो। तो सहायक संधि की नीति अपनाई, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सहायक संधि का संधि इसके पहले भी अपनाई जा चुकी। आंसर याद रखे रहेंगे, था डुप्ले, नाम सुने थे? एक पुर्तगाली गवर्नर था जिसका नाम डुप्ले था। क्या था? डुप्ले। डुप्ले ने जो है पहले ही सहायक संधि का उपयोग कर चुका है। ये पुर्तगाली था। क्या था? पुर्तगाली था। और ये सब कौन है? ये सब अंग्रेज है। कौन? अंग्रेज। अगर कभी पेपर में आए कि लॉर्ड वेलेस्ली से पहले देश में सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी, आंसर होगा आपका डुप्ले। कौन? डुप्ले। ये कौन था? ये पुर्तगाली गवर्नर था। कौन? पुर्तगाली गवर्नर था। देखो सहायक संधि की नीति क्या है। सहायक संधि के जरा समझो। आप प्रधान गांव के बन जाओ तो आप अपने कार्य को हल्का फुल्का बनाने के लिए हमको मेहनत कम पर एक सहायक रख लेते हो ना। अरे जैसे स्कूलों में प्राइमरी बेस पे होते हैं, हेड मास्टर होते हैं, वही के नीचे सहायक अध्यापक होते ना, वही तरह सहायक संधि। समझ पा रहे? तो ये सहायक संधि की नीति अपनाता है। याद रखें, कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। इस प्रकार से सहायक संधि का मतलब जरा समझो। जैसे आप हो, हम हैं, है ना? आप हो, हम हैं, लड़ा लगा के आपस में दो जने देखते हैं। आप हो, हम हैं, समझो बात को। ये आप हो, ये हम हैं, है ना? हम जानते हैं कि तुम दोनों लोग में क्या है, जरा समझो, दुश्मनी है। क्या है? दुश्मनी है। हम ए के पास भी गए, हम बी के पास भी गए, कहा एक काम करो, आप दो दिन लड़ जाओ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। बात समझो, बात समझो, सहायता करेंगे। आपस में दो दिन लड़ जाए, हम कहें कि सहायता करेंगे, दोनों जैसे कहें, लेकिन सहायता किसी एक का करें। बात समझो, सहायता किसी एक का करें तो जाहिर बात एक तो कमजोर हो जाएगा ना। और पहले से संधि के तहत यह मान लो हमने एक ही सहायता की, इनसे कहा कि बच्चा हम सहायता इस शर्त पर कर, लड़ाई तो करा दिया आपस में, अब इनको मेरे पास मजबूरी है, ठीक, हमारी सहायता लेंगे ही 100%, क्योंकि अगर हमारी सहायता नहीं लेंगे तो हम इधर सहायता कर देंगे। समझ पा रहे हो? नहीं टूरे जाएंगे। समझ पाए? कोई ना कोई तो पक्का सहायता लेगा ही, ये तय है। तो सहायता लेगा तो मजबूर कर दिया सहायता लेने के लिए, तो उसमें हमारी अब गरज है। क्या है? गरज है। तो गरज के तहत हमने कहा इनसे, कहा हम तुम्हारी सहायता इस शर्त पर करेंगे जब तुम इनको हरा दोगे, इनका पूरा क्षेत्र तुम जीत लोगे। कहीं हाँ ठीक है, कहीं यही माँ से जलता जीती हो, वही माँ से आधा हमारा है आधा तुम्हारा है। जौने ससुरा हमरे पास तनिको जमीन ना रही, कुछ नहीं रहा, आधा तो मालिक हो गए ना। बात समझ पा रहे हैं? अगर देखा जाए इस पूरे भाग को 100% मान लिया जाए तो 100% में से 2 भाग इनके पास, 1 भाग इनके पास चला गया, 1 हमको मिल गया, अर्थात 25% नहीं मिल गया। मिल गया ना? सही देखो तो नीति क्या थी। और फिर से इनके पास अब 75% ना, इन्होंने तोड़े। सी व्यक्ति बैठा है राजा, इनके पास गए भरे, कहे ससुरा देखो इनसे लड़ा दिया, और कोई क्या पकड़े जो निहारे, इनके कोई रिश्तेदार रहा हुए, कहीं तुम्हारे रिश्तेदार को आज हराए हैं, काल जाके तुमको को हराएंगे, है ना? तो जाके ससुरा इनसे भिड़ा दिया। सोच पाए? इनसे कहा तुम लड़ो, हम तुम्हें सहायता करेंगे, ठीक। ये 2 जने माँ से मजबूरी में लड़ेंगे, कोई ना कोई सहायता लेंगे। इनकी सहायता नहीं लेंगे, कहीं चलो इधर दे देते हैं, ये सहायता नहीं, चलो हम इधर दे देते हैं, ठीक। साथ दिया इनका, मान लो किसी को दिया, फिर तो वही संधि, तुम जीतोगे आधा हमको दोगे। बात समझ पाए? कहीं ठीक है देंगे भाई, दिया। पहले 25%, फिर 75 का भी आधा मिल गया। इस प्रकार से देखा जाए तो करीब 100 करीब पहुंच गए ना। ये जौन तरीकों ने इस प्रकार से पूरे देशवा को हड़पने की नीति अपनाई, इस नीति को कहा जाए सहायक संधि। इतनी बात समझ पाए? ये थी नीति। वही तो आज अमेरिका कर रहा है। रूसवा कहता लड्डा लड्डा, जैसे नाटो है, नाटो में 30 देश शामिल है, उसमें महत्वपूर्ण बड़े खतरनाक देश हैं, जैसे अमेरिका है, इटली है ना, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब बड़े महत्वपूर्ण 30 देशों संगठन है। यूक्रेन कहता जब भैया लड्डा लड्डा वैसे है, और कहते पीछे से हम तुमको सेना देंगे, सब कुछ देंगे, सोना कुछ नहीं देते हैं, ठीक, खाली हथियार देते हैं। हथियार काहे देते हैं? हथियार इसलिए देते हैं कि हथियार बन गए, बिकेगी तो चाहिए, सोच पा रहे हो? और बिकेंगे नहीं तो काम कहां से होगा? अब बेच डालेंगे। इसमें मान लो यूक्रेन और रूस युद्ध में करीब हथियार अमेरिका का न जाकर करीब 20% हथियार तो बिक गए होंगे,
समझ पाओ, फ्रांसो की तरफ बेच डाया होगा। अब ये सब दिए दे देंगे और बाद में इनसे निकालेंगे कैसे, जरा सोचो। अब यूक्रेनवा सो पूरा उलझाए में चला है, ये पैसा यूक्रेन पैसा भरेगा कहाँ से, बता सकते हो? जैसे सोचो जरा, हमारी आपकी देश की सरकारों ने जो है, को कहता है भैया जहाज देंगे, है कि नहीं चले खातिर, को कहता है हम ट्रैक्टर दे देंगे, को कहता है स्कूटी दे देंगे, को कहता है लड़िया बैल दे देंगे किसानों को, ये सब घोषणा कर रहा है, ये आएगा कहाँ से? सोचो कभी कहाँ से आएगा। हमने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक की विचारधारा, इसे थोड़ा हुमस कर्जवा ले लेंगे, ठीक है, और कर्जवा ले लेंगे तो कर्जवा भरेगा तो पड़ेगा, नहीं भरेगा? कर्जवा आए कहाँ से? इसे थोड़ा हम तुमसे निकालेंगे। टमाटर जो 2 रुपया किलो वह करेंगे 100 रुपया किलो, समझ पाए? जो डीजल मिलता था कभी 50 रुपये लीटर, आज मिलेगा जो है 100 पार, ठीक है। जो सरसों तेल मिलता था कभी 50 रुपया किलो, वही आज मिलेगा 200 रुपया किलो। कहाँ से आएगा? अवलियो फिर गए, सोच पा रहे हैं? तो ये देश की जनता जब सुधर जाएगी ना, समझ जाएगी, पढ़ी लिखी शिक्षित हो जाएगी, वह दिन कहेगी गोटा कोटा फिल्म नहीं लेंगे तो चूतिया होगा, हमको रोजगार चाहिए, ठीक, समझ पा रहे हैं? तो अब एक नई संकल्पना का जन्म देना चाहिए कि जिस दिन यह कोटेदारों के यहाँ जाने वाली जनता अगर स्कूलों की ओर बढ़ने लगेगी ना, उस दिन देश ऊंचाइयों को छूने वाला होगा। समझ पा रहे हैं ना? ये गड़बड़ करते हैं, ठीक। ये सब हमारे आपके जितने लुभावने कार्य देते हैं वो सब दुश्मन हैं, ठीक है। हम आपको आत्म सक्षम बनना चाहिए, समझ पा रहे? पता है कब हटा लिए? जैसे आप जानो पहले मिट्टी तेल मिल रहा था, केरोसिन बंद हो गया, है ही नहीं? तो ये सब कहाँ से आते हैं? हम रही ने आपसे पैसा वसूलते। तो यूक्रेन में वैसे जनता से लूट जो हथियार से ले पैसा तो देंगे पहली बात में ना। ये समस्या है, इसको समझो, राजनीति है, ठीक। तो हम आप सभी जियो पॉलिटिक्स से समझे, जो इंटरनेशनल बातें होती है इसको जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ से समझो, पड़ोसी समझ में आ जाएंगे, ठीक। और पड़ोसियों को समझोगे तो थोड़ा विश्व की राजनीति समझ में नहीं आएगी, समझ पाओ। इसीलिए हम आप बांग्लादेश को भी बचा के रखते हैं, नेपाल को बचा के रखते हैं कि चाइना के अधिकार में ना जा पाए। वही के अंदर जाएगा तो थोड़ा हमारे ठीक एकदम खिलाफ बैठ जाएगा, है कि नहीं? काहे इतना बांग्लादेश के ऊपर फिल्म पैसा बहाते हैं, म्यांमार को फिल्म दिया करते हैं कि जा करके इनका सबसे छोटे छोटे बच्चे समझो चाइना गोद में बैठ जाएंगे, वो क्या अम्मा मान लेंगे तो क्या हाल होगा हमारा, तो बस समझ पा रहे हो ना। इसलिए वही हाल है चाइना, वियतनाम को भारत कुछ न दे पावे, चाइना बना रहता है, ब्रुनोई के न दे पावे, थाईलैंड का इनसे व्यवहार न बना पावे, ताइवान से जो है भारत ना मित्रता कर पावे, ये इसके लिए चाइना डरता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर भारत गोद में चले गए तो हमारे लिए खतरा है ना। वह यूक्रेन और रूस में है, ठीक, समझ जाएंगे। तो ये व्यवस्थाएं हैं, तो ये कहते हैं सहायक संधि की नीति। लग जाएगा? ऐसे गड़बड़ नहीं तो घर भर में कोई लड़ाई उड़ाई कराओ, लड़े उड़ो ना पगले, समझ जाओ। तुम समझ सकते हो कि जब हमारा आप खुद का व्यक्ति नहीं होता घर का, दूसरे हमारे यहाँ पे कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, इम्पॉसिबल, ठीक। तो सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप याद रखें, बंगाल का शेर अपने आप को किसने कहा? हाँ सॉरी, हाँ, सहायक संधि के जनक लॉर्ड वेलेस्ली। बंगाल का शेर किसने अपने आप को कहा? लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। आगे इसमें आपको किसी समस्या कोई याद रखे रहेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉर्ड वेलेस्ली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा। क्या कहा? शेर कहा। इसे थोड़ा वही कहानी ना कि स्वयं को बंगाल शेर कह रहे हैं, अभी कह दिन का को कह जाते कहो भैया जानवर हुआ तो चिड़ जाते, और शेर कहा दिया जानवर है, तो शेर जानवर नहीं है। क्या हुआ? तो याद रखेंगे, स्वयं को बंगाल शेर किसने कहा? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि किसने लागू की? लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखेंगे। अब जरा सोचो, सहायक संधि जैसे अभी बताया, तो सहायक संधि के तहत कुछ देश के राज्य शिकार हुए होंगे ना, तो आइए उस शिकार को देखते हैं। तो देश में सहायक, इंपॉर्टेंट सवाल है, देश में सहायक संधि का शिकार होने वाला पहला क्षेत्र कौन था? आंसर आपका होगा हैदराबाद। कौन? हैदराबाद में आप जानते हैं कुकुर बिलार वाली सदिया कराने वाले नवाब था, जानते हो, है ना। तो पहला हड़प जो है, एक हड़प नीति है, एक सहायक संधि हड़प नीति, बाद में हड़प नीति के तहत 17 पहला होता है। अच्छा, उस बाद बताएंगे। तो सहायक संधि के तहत सहायक संधि का शिकार होने वाला पहला क्षेत्र कौन था?
उसे रियासत कहेंगे हैदराबाद। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद संस्थापक चिनकिलिच खां। दूसरा नाम हाँ निजाम उल मुल्क। दूसरे नंबर पर बना मैसूर, फिर बना तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, पेशावर। इस प्रकार के क्षेत्र ऐसे थे जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के शिकार हुए। याद रखे रहेंगे, इंपॉर्टेंट इसको याद रखे रहना, बाकी सब ठीक है। अच्छा आगे, इसी के समय सन 1800 ईस्वी में सिविल सेवा यानी सिविल सर्वेंट आप जानते हैं, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके ना, कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, लेकिन इसने जो सिविल सेवा के जो व्यक्ति थे यानी जो नियुक्त होते उनके लिए प्रशिक्षण में ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग आदि के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। क्या की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अच्छा इसे याद रखे रहेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? आंसर याद रखे रहेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में की गई। अच्छा कब? 1800 में। अच्छा यहीं पर होता है वर्तमान देश में आईएएस आईपीएस इनके ट्रेनिंग सेंटर देश में कहां है? आप खोज के लाएंगे, HW है कल के लिए। ठीक, ऑप्शन देते हैं, एक है हैदराबाद, एक है देहरादून। जो एक याद रखे रहेंगे और आप मिलान करके लाएंगे, हम नहीं जानते। एक है हैदराबाद में, एक है देहरादून में, और इन दोनों में से कोई ना कोई नाम होगा। एक का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आगे नहीं बताएंगे, और एक है लाल बहादुर शास्त्री, आगे बोल देंगे तो ये नाम आ जाएंगे। अच्छा इनको हम मिलान करके लाएंगे कि किसे लाल बहादुर शास्त्री, आगे नहीं बोलेंगे, अकादमी कहते हैं, किसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आगे नहीं बोलेंगे, अकादमी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ है? ये गड़बड़ करते ढूंढोगे नहीं पता लगेगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आते हैं। चलो, सन 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कौन? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? 1799 में। बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। किसकी? टीपू सुल्तान वीर भूमि में अर्थात लड़ते लड़ते जो है मारे जाते हैं। याद रखे रहेंगे। तो टीपू सुल्तान कब मारा गया? तो याद रखे रहेंगे जो है सन 1799 में। इंपॉर्टेंट सवाल है, सन आता है डायरेक्ट पेपर में। अच्छा टीपू सुल्तान कब मारा गया? सन 1799 में। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? आप याद रखें, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब? सन 1799 में। याद रखे रहेंगे। टीपू सुल्तान, ये लिखा है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को हम दूतावास का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूतावास, यानी दूतावास का जनक कहा जाता है। किसको? टीपू सुल्तान को। याद रखे रहेंगे, कोई समस्या लग जाएगा। ये टीपू सुल्तान ने, इनको याद रखे रहेंगे। ठीक, आगे देखेंगे। द्वितीय इसी समय लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही समय में सन 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी में जो है एक युद्ध होता है, उसका नाम सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध, अर्थात द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805 के मध्य। याद रखे रहेंगे। तो बताइए, सहायक संधि का शिकार होने वाला पहला क्षेत्र कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? कौन सी? मूसी की मौसी, मूसी नदी के तट पर। ठीक है, याद रखे रहेंगे। चलो आइए हम समझ लेते हैं, थोड़ा से एक अगले की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, अब जो है एक अगला जो गवर्नर बन के आएगा उसका नाम, गवर्नर जनरल बन के आया उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। यह जो है इसका पहले शासनकाल आप जानते हैं। इसका प्रथम शासनकाल था सन 1786 से लेकर के 1793 तक। सन 1786 से लेकर के 93 तक जो है ये इसका पहला शासनकाल होता है। दोबारा शासनकाल यानी दोबारा ये गवर्नर जनरल बन के आया है 30 जुलाई सन 1805 से लेकर के 5 अक्टूबर सन 1805 ईस्वी तक दोबारा ये जिंदा रहता है। अच्छा, क्योंकि जब ये आता है तो आने के बाद बेचारा ये मर ही जाता है,
लगभग कोई काम नहीं करता। जब ये आता है तो पता है बीमारी में इसका से मर जाता है। तो जब ये मरता है तो ये भैया गाजीपुर में निपट जाता है और गाजीपुर में इसकी समाधि बना दी जाती है। तो याद रखे रहेंगे बंगाल का वह कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है, एकमात्र गवर्नर जनरल है बंगाल का जिसकी समाधि स्थल वह भारत में है। वह इंपॉर्टेंट नाम याद हो जाता है, इसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भैया दहाइन बार सवाल पूछा गया है कि इसकी समाधि स्थल ठीक कहाँ है, तो गाजीपुर में। तो गाजीपुर में किस गवर्नर जनरल की समाधि स्थल है? आंसर होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखे रहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। लॉर्ड कॉर्नवालिस समाधि स्थल कहाँ है? गाजीपुर में। अच्छा, और ये जब गाजीपुर में है तो गाजीपुर और किसके लिए जाना जाता है? तो आप जानते हैं गाजीपुर में, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की देश की प्रथम जो है अफीम मिल है। क्या है? देश की प्रथम अफीम फैक्ट्री है। देश की प्रथम अफीम फैक्ट्री है। अफीम को आप जानते हैं जो है तत्सम में कहते हैं अहीफेन। क्या कहते हैं? अहीफेन। ठीक, और अफीम में क्या पाया जाता है? अफीम में जो है मार्फिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मार्फिन। क्या पाया जाता है? अफीम में पाया जाता है मार्फिन। आप जानते हैं ना, अफीम में मार्फिन पाया जाता है। पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में किन क्षेत्रों में, किन जिलों में अफीम की खेती की जाती है? तो याद रखे रहेंगे पहला गाजीपुर है, दूसरा बाराबंकी है। कौन? बाराबंकी। आप याद रखेंगे गाजीपुर और बाराबंकी दो ऐसे क्षेत्र है जहां पर अफीम की खेती उत्तर प्रदेश में होती है। याद रखे रहेंगे। और अगर देश में पूछा जाए सबसे ज्यादा अफीम होती कहाँ है, तो सबसे ज्यादा अफीम आपका जो है आपका अफगानिस्तान में होता है। कहाँ? अफगानिस्तान में। वर्तमान समय में अफगानिस्तान में, फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद ईरान है। ठीक है, ये आप याद रखे रहेंगे। ठीक, जिनमें से जो अफगानिस्तान है सबसे ज्यादा जो है निर्यात कहाँ करता है? सबसे ज्यादा अफीम को निर्यात करता है यूएसए। कहाँ? यूएसए को निर्यात करता है। किसके लिए? औषधि निर्माण के लिए। याद रखे रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट गाजीपुर में समाधि याद रखे रहेंगे। यहीं पर आपकी जो गंगा की एक सहायक नदी जिसका नाम है गोमती। क्या नाम है? गोमती। क्या होती है? गोमती। गंगा की सहायक नदी नाम है गोमती। गोमती जाकर के गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। याद रखे रहेंगे। गोमती निकलती कहाँ है? गोमती निकलती कहाँ? तो गोमती का उद्गम स्थल है, निकलती कहाँ है? तो ये पीलीभीत। कहाँ? पीलीभीत। ये पीलीभीत में एक झील है, उसका नाम फुलहार झील। क्या नाम? फुलहार झील। पीलीभीत के फुलहार झील से निकल करके गाजीपुर में जाके समाहित हो जाती है। तो पेपर में यह आती है, ये आता है कि वह कौन सी ऐसी नदी है जो मैदान क्षेत्र से ही निकलती है, मैदान क्षेत्र में जाकर समाहित हो जाती है। उसका नाम याद रखेंगे गोमती नदी। ठीक, गोमती नदी के तट पर आपका महत्वपूर्ण जो है शहर है उसका नाम लखनऊ है। लखनऊ स्थित है। क्या है? इस लखनऊ स्थित है। ठीक है, और याद रखे रहेंगे इसी के तट पर हमारा आपका जो है जौनपुर स्थित है। याद रखे रहेंगे इनको। ठीक है, जौनपुर गंगा नदी के तट पर है ना। चलो देख लेंगे। तो गाजीपुर याद रखे रहेंगे ना। ये है महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, आगे अगले क्लास में।